नमस्कार, वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। आपको बता दें, कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। मीनाक्षी नटराज को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। वहीं इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल समिति के सदस्य बने हैं। उम्मीदवारों के चयन पर अब ये काम करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें गठन में मीनाक्षी नटराज जो है, उन्हें कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल को समिति का सदस्य बनाया गया है। उम्मीदवारों के चयन पर यह स्क्रीनिंग कमेटी काम करेगी। तो विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। कांग्रेस ने अपना स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराज को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। आपको बता दें, इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल समिति के सदस्य भी बने हैं। वहीं उम्मीदवारों के चयन पर यह स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो काम करेगी। तो इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल को समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं मीनाक्षी नटराजन को चेयरपर्सन बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही कई अहम फैसलों को भी इस स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए देखा जाएगा। कहां पे किस तरह से काम होना है, इस पे भी काम किया जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जिसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा की जाएगी। इस स्क्रीनिंग कमेटी का मुख्य काम जो होगा वो उम्मीदवारों के चयन का होगा। तो आपको बता दें कि इस स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर कांग्रेस ने अपना एक गठन किया है। इस गठन में मीनाक्षी नटराजन को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं इस कमेटी वही अब बात कर लेते हैं दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय संसदीय दल मुलाकात करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष से भारतीय संसदीय दल मुलाकात करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद भवन कार्यालय में मुलाकात होगी। थोड़ी देर में संसद भवन कार्यालय में ये मुलाकात होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संसदीय दल मुलाकात करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद भवन कार्यालय में मुलाकात होगी। अब से थोड़ी देर में संसद भवन कार्यालय में ये मुलाकात प्रस्तावित है। आपको बता दें, जिस तरह से आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। ऐसे में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, साथ ही कई प्रस्ताव टेबल भी किए जाएंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भारतीय संसदीय दल मुलाकात करेगा। हालांकि किस संबंध में मुलाकात होनी है, किन विषयों को लेकर ये मुलाकात होनी है, उसका खुलासा भी नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद भवन कार्यालय में ये मुलाकात होगी और थोड़ी देर में संसद भवन कार्यालय में ये मुलाकात होगी और उसके बाद 11 बजे से शीतकालीन सत्र का आगाज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। बता दें, यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं गंगा पार डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे। सुबह करीब 11:15 पर गोरखपुर से रवाना होंगे। करीब 4 घंटे वाराणसी में सीएम योगी के रहने का पूरा कार्यक्रम है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है, जहां वो यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही गंगा पार डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे। सुबह 11:15 पर वो गोरखपुर से रवाना होंगे। आपको बता दें कि करीब 4 घंटे वे वाराणसी में रहेंगे। वहीं पे सारा कार्यक्रम किया जाएगा। सबसे पहले वो एक विद्यालय के स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो गंगा डोमरी में जो शिव महापुराण कथा होने वाला है उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही वो गोरखपुर से सुबह 11:15 पर रवाना होंगे।
तो करीब 4 घंटे में वो वाराणसी रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कथा में भी शामिल होंगे। तो सुबह 11:15 पर वो गोरखपुर से रवाना होंगे वाराणसी के लिए। करीब 4 घंटे वो वाराणसी में रहेंगे। इसके साथ ही कई और भी अहम कार्यक्रम होंगे जिसमें वो हिस्सा लेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है, जहां वो करीब 4 घंटे रहेंगे। इसके साथ ही 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहला कार्यक्रम जो है यूपी विद्यालय की स्थापना दिवस है, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर, इसके बाद वो शिव महापुराण जो कथा है उसमें शामिल होंगे। तो करीब 4 घंटे वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। सुबह वो गोरखपुर से रवाना होंगे, फिर वो वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो यूपी विद्यालय की स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे वो गोरखपुर से रवाना होने वाले हैं। करीब 4 घंटे का उनका वाराणसी दौरा रहने वाला है। 4 घंटे में वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का? जी बिल्कुल, वाराणसी में सीएम योगी का एक दौरा होगा। करीब 11 बजे वाराणसी में सीएम योगी पहुंचेंगे और 11 बजे वाराणसी में पहुंचने पर सीएम योगी का प्रदीप मिश्रा के लगातार हो रहे कथा में शामिल होंगे। और उसके अलावा यूपी कॉलेज के अंदर जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उस स्थापना दिवस में भी शामिल होंगे सीएम योगी। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने की भी जताई जा रही है और साथ ही में वाराणसी में लगातार विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। धर्मेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचेंगे, वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ इंतजाम, रूट किस तरह से डाइवर्ट किए गए हैं? जी बिल्कुल, वाराणसी से सीएम योगी वाराणसी एयरपोर्ट उतरकर सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट से पुलिस लाइन हेलीपैड उतरेंगे। वहां सड़क मार्ग होते हुए पड़ाव डोमरी प्रस्थान करेंगे। कथा वाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात करेंगे और 6ठे दिन चल रहे कथा में शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी कॉलेज में स्थापना दिवस में भी शामिल होंगे। इसको लेकर के तमाम जो है बैरिकेडिंग किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। चप्पे में पुलिस की पूरी नाकेबंदी है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह जो है चाक-चौबंद की गई है और पूरी तरह जो है कहीं किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए जो है आम लोगों को रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पड़ाव से जाने वाले रास्तों को जो है डाइवर्ट करके दूसरे तरफ घुमा दिए गए हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर बात की जाए शिव महापुराण का भी कथा वहां होने वाला है, ये कार्यक्रम कितने बजे से होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ कब उसमें शामिल होंगे? सीएम योगी का लगभग 1 बजे के आसपास जो है महापुराण शुरू होगी और सीएम योगी का 4 घंटे का दौरा होगा। 11 बजे वाराणसी में सीएम योगी पहुंचेंगे और यहाँ सीधा 4 बजे यहाँ से वाराणसी से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। इस बीच 3 बजे के करीब जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम योगी वहाँ पे कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात करेंगे और कथा को सुनने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर के दौरे पर रहेंगे। उद्योगपति विनोद सिंह के शादी समारोह में वो शामिल होंगे। लगभग 3:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में उद्योगपति विनोद सिंह के शादी समारोह में शामिल होंगे। लगभग 3:30 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचेंगे। तो यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद हलचल काफी ज्यादा तेज है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया था। चुनाव आयोग ने उसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था क्योंकि मिल्कीपुर का मामला अदालत पे था। अब ऐसे में मिल्कीपुर को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर पहुंचेंगे। ऐसे में वो उद्योगपति विनोद सिंह के शादी समारोह में शामिल होंगे। लगभग 3:30 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है। वाराणसी से रवाना होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 3:30 बजे के करीब अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचेंगे। मिल्कीपुर में उद्योगपति
विनोद सिंह के शादी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो अयोध्या के मिल्कीपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। लगभग 3:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचेंगे। मिल्कीपुर वही सीट है जिसको लेकर अभी हाल ही में बहुत ज्यादा सियासत हुई थी, क्योंकि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर का मामला अदालत में होने के कारण मिल्कीपुर के लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। हालांकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मिल्कीपुर में मौजूदगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर है, वाराणसी से फ्री होते ही वो सबसे पहले मिल्कीपुर पहुंचेंगे और मिल्कीपुर में क्या कुछ उनका कार्यक्रम, क्या कुछ उनका स्केड्यूल? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज मिल्कीपुर में यहाँ उद्योगपति विनोद सिंह के यहाँ जो है उनके बेटे की शादी है, उसी वैवाहिक कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और लगभग 3:30 बजे करीब जो 4 बजे बस्ती में जो उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद वहाँ से सीधे कार से जो है मिल्कीपुर के जो है अध्यायपुर जो है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पे आएंगे। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होने वाले हैं, प्रदेश के जो है प्रमुख उद्योगपतियों में से इनके नाम गिना जाता है, तो उन्हीं के बेटे की शादी है, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो है उपचुनाव यहाँ होने वाला है, उसके लिहाज से भी जो है योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या की संसदीय सीट चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को हाथ देखना पड़ा था, और उसके बाद जो है चुनाव होना है, लेकिन किसी कारणवश जो है चुनाव नहीं हो पाया है। तो बाकी मैं चुनाव हो चुका है, लेकिन जल्द ही रिपोर्ट का फैसला आने के बाद मिल्कीपुर काफी ज्यादा भी हाल ही में, जैसा आपने भी कहा, उपचुनाव को लेकर चर्चा में रही। हालांकि मामला कोर्ट में होने की वजह से उपचुनाव नहीं हुआ। ऐसे में क्योंकि उद्योगपति विनोद सिंह के घर में शादी समारोह है, उनके बेटे की शादी है, सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंच ही रहे हैं। और कौन कौन वीआईपी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ का इंतजाम है। यहाँ पे कई राजनीतिक हस्तियां यहाँ पे पहुंचने वाली है, और माना जा रहा है कि सपा के प्रमुख भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि सपा प्रमुख आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन इसमें जो है विभिन्न पार्टियों के जो है नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, काफी जमावड़ा लगेगा, क्योंकि प्रदेश के जो है प्रमुख उद्योगपतियों की श्रेणी में गिने जाते हैं, और प्रदेश में भी अभी नाम में भी उनका जो नाम जो है प्रथम स्थान पे आया था। इस वजह से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल विनय, अगर बात की जाए, क्योंकि ये एक उद्योगपति के यहाँ पे शादी समारोह है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल समिट हो रहे हैं, उद्योग को लेकर जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है यूपी में, तो क्या उससे मद्देनजर रखते हुए उद्योगपति के यहाँ शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि उद्योगपति के यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए तो वैवाहिक कार्यक्रम को बहाना है, क्योंकि उपचुनाव यहाँ होने वाला है, तो दूसरों को भी साधने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट जो है उद्योगों के लिए बढ़ावा दे रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसी के तहत जो है यहाँ पे उद्योगपति विनोद सिंह यहाँ पे वैवाहिक कार्य में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तमाम लोग चर्चाएं भी ये तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री में जो उपचुनाव होने वाला है, उसके मद्देनजर यहाँ पे करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे शासन के द्वारा पूरे का इंतजाम भी किए गए हैं। हेलीपैड पे भी कल ने वहाँ पे दौरा भी किया था, और यहाँ पे जो आसपास इलाके हैं उसका भी जो है जवान है और विदाउट बत्ती वाले जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पूरा इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिल्कीपुर का दौरा है, वो मिल्कीपुर में शादी समारोह में शामिल होंगे। 3 बजे के बाद, यानी दोपहर 3 बजे के बाद वो मिल्कीपुर पहुंचेंगे और उद्योगपति विनोद सिंह के घर शादी समारोह में वो शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। संभल बवाल मामले में अब सियासी एंट्री हो गई है। आपको बता दें, अखिलेश ने घटना को अब साजिश बताया है। वहीं एआईएमआई प्रमुख ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। सरकार की लापरवाही से ये बवाल हुआ है, इसी ने ये बड़ा बयान दिया है कि सरकार की लापरवाही से ये बवाल हुआ है। वहीं मायावती ने भी
सवाल खड़े किए थे। हिंसक घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि संभलपुर घटना को लेकर अब सियासी एंट्री हो गया है, जिसको लेकर अखिलेश ने घटना को साजिश बताया। वहीं एआईएम प्रमुख ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की लापरवाही से ये बवाल हुआ है। वहीं मायावती ने भी इसे लेकर काफी सारे सवाल खड़े किए हैं। इस हिंसक घटना में आपको बता दें कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो संभलपुर मामले में अब सियासी एंट्री हो गई है। अखिलेश, ओवैसी, मायावती जैसे बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ने घटना को साजिश बताया है। वहीं ओवैसी ने इसे सरकार की लापरवाही बताते हुए कहा है कि ये बड़ा बवाल सरकार की लापरवाही से हुआ है। वहीं मायावती ने भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ है। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? अब इस मामले में सियासी एंट्री भी हो गया है। अखिलेश से लेकर ओवैसी और मायावती जैसे दिग्गज नेता जो हैं वो भी इस पे सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरह से संभल शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हुआ, उसमें 5 लोगों की मौत हुई है और कहीं न कहीं इससे प्रदेश का माहौल भी बिगड़ा है। अगर बसपा की बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती ने कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि जिस तरह से आनन फानन में सर्वे का आदेश हो गया और सर्वे करने वाली टीम पहुंच गई, वहां पर बवाल हो गया, यह काफी चिंतनीय है। इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि साजिश के तहत संभल में दंगा कराया गया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस वालों के गोली चलाने का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक्स पर जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला करते हुए कहीं न कहीं जो है वहां के स्थानीय लोगों सर्वे वाली टीम पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जो नारेबाजी की गई इससे कहीं न कहीं हिंसा बढ़ी और दूसरी तरफ यह भी कहा है कि दोबारा सर्वे कराए जाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन यह सब साजिश के तहत प्रदेश को दंगा में घोषने की एक रणनीति बनाई गई थी। अगर बात करें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग किया और साथ ही साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी गोली चला रहे हैं, जिसमें लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पत्थरबाजी की घटना में कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। जिस तरह से पत्थरबाजी हुई उसे बचाव करने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। जिस तरह से मुरादाबाद डीआईजी का भी बयान सामने आया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के द्वारा कोई भी ऐसा हथियार का प्रयोग नहीं किया गया जिससे किसी की जान चली जाए। इनफैक्ट जो डीआईजी का बयान अगर अच्छे से देखें, उन्होंने कहा है कि भीड़ जो है वो पथराव कर रही थी और कुछ लोगों के घरों की जब तलाशी की गई तो वहां से जो है हथियार बरामद हुए। तो ऐसे में ऐसे मामलों में राजनीति करना कितना सही? देखिए रिया, अगर संभल सर्वे की बात करें तो कहीं न कहीं यह मामला अब पूरी तरह से बढ़ता दिख रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई। अगर डीआईजी मुरादाबाद की बात करें तो उनका कहना है कि सर्वे के दौरान पथराव हुआ, भीड़ ने जो है उन पर पत्थर फेंके और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। यहाँ तक सीओ और एसपी को भी चोट लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के आरोपों की बात करें तो जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वीडियो ऐसा शेयर किया है जिसमें सर्वे टीम नारेबाजी करते हुए मस्जिद की तरफ जा रही है और दूसरा वीडियो यह शेयर किया है जिसमें पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, फायर किया जा रहा है। और तीसरा वीडियो जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आगजनी हो रही है और पथराव किया जा रहा है, भीड़ बेकाबू है। तो ऐसे में यह एक बड़ा जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से इस संभल घटना मामले में सियासी एंट्री हो गई है, इससे कहीं न कहीं
सरकार को घेरने की मुहिम भी है। हालांकि दंगा रोकने और उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की सीधी जिम्मेदारी सरकार की होती है। हालांकि इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। जो दंगाई थे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। पुलिस कार्रवाई में हथियार बरामद होने का दावा भी किया जा रहा है। फिलहाल अब इस मामले में जिस तरह से सियासी एंट्री हो चुकी है, इसको झांकते हुए जो सरकार है बड़ा कदम भी उठाया है। वहां पर बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक भी लगाई गई है। साथ ही साथ सामाजिक संगठनों के। ठीक है आसिफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संभल से संवाददाता सतीश सिंह जुड़ गए हैं। सतीश, अगर बात करें, क्योंकि रविवार को हमने देखा किस तरह से तनावपूर्ण हालात जो थे वो बने हुए थे संभल में, अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, मौजूदा स्थिति किस तरह से? देखिए, हम आपको बता दें कि रविवार को बवाल हुआ, सोमवार की सुबह शांति दिखाई दे रही है। यहाँ पुलिस रात भर सड़कों पर थी, सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि सड़कों पर जब दिखाई दे रहा पुलिस और घर में दहशत का माहौल है। वहाँ पर संभल में लोग निकलने को कोई बाहर नहीं निकल रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो। वहाँ पर सड़कों पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। इसलिए जो दिखा ऐसा है कि अब जो बवाल की स्थिति वो इस वक्त नहीं है। जो कल कहीं जगह जगह कहीं पथराव हो रहा था, कहीं गाड़ी में आग लगाई जा रही थी, अग्नि की जा रही थी, तो अब बंद हो गई है और रात भर पुलिस पहरा लगाती रही है। बाहर से मिलिट्री फोर्स मंगा ली गई है और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके जो है जांच फोटो की जांच की जा रही है। किन लोगों ने इन्होंने बवाल किया, बवालियों की पहचान की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग जो कल गाड़ियों में आग लगाई थी, अग्नि की गई थी, जो मस्जिद के आसपास लोग आने के बाद में जो लोग आने के बाद पथराव किया था, पुलिस ने नोक किया था, सीसीटीवी कैमरे से उनकी फोटो पहचानी जाएगी और आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सतीश, अगर बात की जाए कि क्योंकि बवाल करने वाले लोग कौन थे और इन्होंने बवाल किस चीज को ध्यान में रखकर किया, क्या उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? कल से लेकर रात तक करीब में 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 2 महिलाएं जो छत से पत्थर बरसा रही थी, 2 महिला के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और जो 19 लोग गिरफ्तार कर लिए हुए जो वहाँ पत्थरबाजी फेंक रहे थे। कुछ फोटो की पहचाने जा रहे हैं, जो मकानों पर चढ़े हुए थे, अपने मकानों पर पत्थर फेंक रहे थे और उनके घर में कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं, कुछ हथियार बरामद किए जा रहे हैं, किसी की छतों से पत्थर बरामद किए जा रहे हैं। तो सब जांच की जा रही है, टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी जो बवाली उन्होंने गिरफ्तार की ली जाए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सतीश, आप बने रहिएगा। आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अगर बात करें जिस तरह से पूरा मामला संभल का सामने आया है और अब इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे मायावती हो, वो इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अगर देखें, प्रशासन का क्या रुख आगे रह सकता है? जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, चाहे पुलिस को लेकर हो, पुलिस की कार्यशैली को लेकर हो, कार्य प्रणाली को लेकर हो, या फिर जिस तरह से इस मामले में फिर से सर्वे का आदेश दिया गया और कुछ लोगों का यह भी कहना है, कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि कोर्ट का आदेश था ही नहीं, कोर्ट का आदेश एक दिन पहले का था, उसके बाद दूसरे दिन फिर से सर्वे करने टीम आती है। तो क्या लगता है आसिफ, क्या आगे जांच बैठ सकती है? देखिए रिया, अगर बात करें शाही जामा मस्जिद के सर्वे की, तो जिस तरह से आनंद फानंद में सर्वे का आदेश दे दिया गया, सर्वे टीम पहुंच गई, इसको लेकर जिस तरह से सियासी हमले हो रहे हैं, चाहे बसपा प्रमुख मायावती की बात करें, उनका कहना है कि आनंद फानंद में यह आदेश कहीं न कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है और आश्चर्य भी जताया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर सवाल दागा है, कहा है कि यह सर्वे है या दोबारा कराया, जल्दबाजी में कराया गया, इससे आपसी सौहार्द बिगड़ा है, सरकार की साजिश थी यहाँ माहौल बिगाड़ने की। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इसमें एंट्री की है और जो लोग मारे गए उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस अब हथियार बरामद करने में जुटी हुई है, उपद्रवियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से संभल का माहौल बिगड़ा, यह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है और लगातार विपक्षी दल चाहे सपा कांग्रेस
या बसपा हो या फिर AIMIM पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और यह कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर साजिश और माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा बिल्कुल गया है। आसिफ, अब ये देखना होगा कि कब तक प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। साथ ही सतीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।